हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जून 2025 में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, करिकुलम स्ट्रेटजी एंड अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद द हियरिंग इम्पेयरमेंट। उसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और किस तरीके का पैटर्न रहा। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे और ऑप्शंस जैसे सीटेट वगैरह में आती हैं वैसे क्वेश्चंस बनाए गए थे। मीन्स कॉम्पिटिटिव तरीके से क्वेश्चन थे, बट इजी सॉल्व होने वाले थे। उसमें सिर्फ हमें रीड करने की और कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो यही चीज़ है कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है वो होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप आंसर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रही थी, किस तरीके का क्वेश्चन था। और इवन दो कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व कराए हुए हैं मैंने 2 साल पहले। मीन्स उससे पहले भी 23 का भी आई थिंक किया हुआ है, 24 का भी किया हुआ है और ये 25 का, ये तीसरे साल का है। तो उन दोनों सालों के भी आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर इसी वीडियो मतलब इसी चैनल के साथ आप लोगों को मिल जाएंगे। और इवन अगर आप लोगों को नहीं मिलते तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो उनके लिंक भी लगा दूंगी, तो आप लोग जो है वो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो उन क्वेश्चन पेपर को। उनके भी आंसर मैंने साथ में करवाए हुए थे। कैसे पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन रहे हैं, वो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि यस कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से हमें आंसर करना है। वो सारी चीज़ें जो है वो इसीलिए प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यस, तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और दूसरी बात ये भी मैं ज़रूरी बात है जो मैं बताने लगी हूँ अभी, ये पेपर ओनली हिंदी में आया था। ठीक है, हिंदी में क्यों आया था कि बच्चों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था, बट बाइलिंगुअल नहीं आया था। जो हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी था वो बाइलिंगुअल आया था, बट करिकुलम वाला जो है वो जो बच्चों ने हिंदी मार्क किया था उनके लिए हिंदी में आया था, और जिन बच्चों ने इंग्लिश में मार्क किया था उनके लिए इंग्लिश में था। और ये दिक्कत हुई थी बच्चों को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो स्पेशल एजुकेशन वाली टर्मोलॉजी है वो कभी बार हमें हिंदी में समझ में आती है और कभी बार हमें इंग्लिश में समझ में आती है। तो अगर दोनों चीज़ें साथ में हो तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो इसीलिए कोशिश करना कि जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें तो वहाँ देख लें कि अगर बाइलिंगुअल वहाँ ऑप्शन है तो उसको टिक करें। अभी आप लोगों के एग्जाम फॉर्म फिल होंगे तब आप लोगों को पूछा जाएगा कि हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, तो आप लोग जो है वो उसके लिए अपने कॉलेज को भी बता दें कि जैसे हमें बाइलिंगुअल भरना है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है बाद में। जो पढ़ रहे होते हैं वो उन्होंने दोनों में पढ़ा होता है, टीचर भी दोनों में ही पढ़ाता है, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में होती है जो कि हमें इंग्लिश में ही समझ में आती है और कुछ जो है वो हिंदी में हम यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो देखने को मिली थी। जो लास्ट पेपर हुआ था बच्चों ने मेरे साथ डिस्कस किया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म खुलेंगे तो वहाँ आप लोग जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये पेपर हिंदी में था मैंने, बट इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे और उसको अच्छे से समझ पाओ। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। कोई भी डाउट आता है तो वो आप लोग जो है वो वीडियो के कमेंट में मैसेज कर सकते हो, जिसको हम जो है वो आगे देखकर आपका जो है वो रिप्लाई करने का आंसर किसी न किसी तरीके से कोशिश करें। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीड बेस्ड करिकुलम। सो नीड बेस्ड करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या वो डेवलप करता है एकेडमिक स्किल ओनली? तो यहाँ केवल वाला आंसर वैसे ही गलत होता है। अगर आप लोगों ने सीटेट वगैरह की या कहीं भी रीट वगैरह की तैयारी या किसी एग्जाम टेट कॉम्पिटिटिव क्वालिफाइंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आप लोगों को बताया जाता है कि ओनली जो है वो हम किसी भी चीज़ को लिमिट नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन द कॉमन सेंस। तो नीड बेस कोई कॉमन सेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ। ये क्या करता है, मीटिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक नीड जो बच्चों की होती है उसको जो उसके लिए जो है वो ये बनाया जाता है। और ये फन के लिए नहीं कि बच्चों के इंजॉय मनोरंजन के लिए बनाते हैं, ये भी आंसर सही नहीं था। तो इसका आंसर क्या था, थर्ड वाला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मीन्ड बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ये ईयरली नहीं होती, ईयरली भी होती है जो समेटिव होती है, जिसको योगात्मक बोला जाता है। और जो रचनात्मक होती हैं वो अवेल्युएशन होती है, कंटिन्यूज होता है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। जब लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है तब जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। इसका आंसर जो है वो क्या है, बी है। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन ओनली, यहाँ भी ओनली लगा हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइन लैंग्वेज इन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन। सो डेफ बच्चों के लिए जो है वो साइन लैंग्वेज किस तरीके से काम आती है। तो इट रिप्लेसेस स्पोकन लैंग्वेज, नो। इट इज नॉट अ यूजफुल इन द क्लासरूम, नो, वेरी यूजफुल। इट हेल्प्स विद द कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। अगर इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर अगर बच्चों के लिए साइन जेस्चर यूज करता है तो वो उनकी कम्युनिकेशन और लर्निंग को जो है वो हेल्प करता है। ये ओनली टीचर के लिए नहीं, दिस इज ओनली फॉर टीचर टू लर्न, नो। ये नहीं है कि साइन लैंग्वेज बच्चे टीचर सीख लें, बट बच्चों के साथ जो हेल्प डेफ बच्चों को कहाँ हेल्प करता है, उनकी कम्युनिकेशन में, उनकी लर्निंग में, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उनके सोशल इंटरेक्शन में, सभी जगह जो है वो हेल्प करता है। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट क्या है, सही और गलत। तीन क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जो कि मल्टीपल चॉइस थे, अभी दो क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है। इस बार जो है वो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, मैच द फॉलोइंग फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग पूछे पूछे गए थे। पिछली बार हमारे पास चार क्वेश्चन जो है वो क्या आते थे, एमसीक्यू आते थे, और पांच जो है वो क्या आते थे, हमारे पास ट्रू फॉल्स आते थे। इसलिए मैंने बोला कि पैटर्न थोड़ा सा 2025 में हमें चेंज देखने को मिला था। तो यहाँ क्या है कि समेटिव एवेल्युएशन, फर्स्ट हमने फॉर्मेटिव देखा था, तो ये जहाँ लिखा है फॉर्मेटिव असेसमेंट डन कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, नहीं। तो यहाँ अभी हम लोगों ने देखा है कि फॉर्मेटिव जो है वो होता है हमारे पास जो कि कंटिन्यूस रहता है। यहाँ ही जो है वो अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट है, उसके दो आंसर गलत भी हो सकते थे और सही भी हो सकते थे। अगर उसको फॉर्मेटिव पता था तभी वो कर पाएगा कि कंटिन्यूसली होता है। अगर वो नहीं पता था तो उसके दोनों क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहाँ ये आंसर गलत है क्योंकि समेटिव नहीं, समेटिव एंड द ईयर होता है, जो एंड द कोर्स, जब कोर्स खत्म होने वाला होता है या ईयर खत्म होने वाला होता है तब समेटिव असेसमेंट होता है, जहाँ ये है गलत है। नेक्स्ट, यूडीएल डिजाइन फॉर लर्निंग प्रमोट अ वन साइज फिट ऑल टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो ये भी गलत है क्योंकि का जो है वो अलग अलग उनकी नीड होगी, अलग अलग उनकी जो है वो क्या होगी, उनकी इंटरेस्ट होगा, उनकी जो है वो अलग अलग लर्निंग स्टाइल होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, ना कि सभी बच्चों को एक ही जैसा नहीं पढ़ाना है। तो हमें उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबल तरीके को यूज करना होता है। तो यही जो है वो यूडीएल कहता है, यहाँ जो है वो ये आंसर रॉन्ग है। वन साइज हम कभी भी नहीं कहते कि एक ही साइज में सभी बच्चों को फिट कर दिया जाए या सभी के लिए एक ही साइज फिट है। अगर हम एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, नहीं, बच्चों के लिए हमें उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें लेनी पड़ेगी, उनका स्टाइल देखना पड़ेगा क्योंकि वो उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, उनकी किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता के आधार पर हमें जो है वो चीज़ें करवानी होगी। तो ये भी रॉन्ग था और सेकंड वाला भी रॉन्ग था। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि नया मैंने आप लोगों को बताया, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें पूछा गया था एन एक्टिविटी टू फोस्टर द सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है, उसकी कौन सी एक्टिविटी जो है वो सोशलाइजेशन को बढ़ावा देती है। तो यहाँ आंसर जो है वो डांसिंग, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। जस्ट डांसिंग से कोलैबोरेशन कोऑपरेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। एंड जो सिटीजन वाली है ये तो हमें श्योर है कि जो नागरिकता विकसित करती है, तो वो हम मॉक इंटरव्यू जो डिस्कशन मेथड है बच्चों के साथ अगर करेंगे तो उनको चीजें पता चलेगी कि क्या चीजें होती हैं, तो ये डेवलप करती है सिटीजनशिप।
नेक्स्ट एन एक्टिविटी एंड द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो हमें पता है कि जो रीडिंग बुक्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, जिससे हम वर्ड वोकेबलरी लैंग्वेज सीखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई सीखने को मिलती हैं, तो वो रीडिंग बुक्स होगा। थर्ड एन एक्टिविटी फॉर एंटरटेनमेंट। सो एंटरटेनमेंट जो है वो हम ड्राइंग को भी ले सकते हैं, डांस को भी ले सकते हैं, बट एंटरटेनमेंट जो है वो ज़्यादा बच्चे ड्राइंग में ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं, तो इसीलिए आंसर जो है वो एन एक्टिविटी फॉर एंटरटेनमेंट क्या होगी, ड्राइंग होगी। तो ये इसका जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, वन वर्ड और जब वन सेंटेंस के क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के थे और 10, इसमें टोटल जो 5 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्या था, व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम फोकस ऑन अ स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड कॉम्पिटेंसी। तो जॉब रिलेटेड अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो क्या होगा, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम होगा, वहाँ जो है वो बच्चे की जॉब रिलेटेड प्रोफिशिएंसी को जो है वो उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसकी स्किल जो है वो डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ करिकुलम प्लानिंग। सो अगर हम करिकुलम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले या तो नीड असेसमेंट करते हैं कि किस चीज़ के लिए बनाना है, कहाँ गैप है, नीड असेसमेंट भी इसका फर्स्ट स्टेप होता है। और कहीं जगह ये भी लिखा जाता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दोनों में से कोई भी अगर बच्चे लिख कर आएंगे तो दोनों ही सही है, या तो नीड असेस करना या नीड को एनालिसिस करना, वो चीजें देखना, और दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दोनों ही फर्स्ट स्टेप आते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये पहला हो जाएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। बट ये नहीं है कि ये वाला जो है वो दूसरा हो जाए और ये पहला हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पहला यही आएगा, दूसरा यही आएगा। बट अगर इनमें से ये नहीं दिया गया नीड असेसमेंट तो देन ये वाला पहला जो है वो हो जाता है, बट दूसरा ये नहीं होता है। फिर उसके आगे चीजें जो है वो चलती हैं, जो कि यहाँ मैंने आप लोगों को सारे बताए हैं कि क्या क्या होता है। पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव से भी पहले लिखे तो नीड असेस करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस की, और ऑर्गेनाइज करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को, लास्ट में इवेलुएशन करते हैं। अगर आपको दूसरा तीसरा जब लास्ट स्टेप पूछा जाए तो लास्ट स्टेप हमेशा ही क्या आता है, करिकुलम का इवेलुएशन आता है। तो ये सारी स्टेप्स हैं करिकुलम प्लानिंग की। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि करिकुलम की सारे यूनिट जो है वो यूनिट वाइज मीन उसकी सब यूनिट वाइज जो है वो वीडियोस बनी हुई हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। अ, पूरी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है वो करवाया हुआ है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। यूनिट वाइज है 1.1 1.2 ऐसे करके जो है वो आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से करवाया हुआ है। बस आप लोगों को ये चैनल को एक्सप्लोर करना है और चीज़ों को सीखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच करिकुलम मेथड इज वाइडली यूज फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एम्फोसिस ऑन द सेंसरी लर्निंग। तो ये भी करवाया हुआ है, मारिया मॉन्टेसरी मेथड जो है वो सेंसरी लर्निंग पर ज़्यादा एम्फोसिस करते थे। उन्होंने बोला था कि बच्चे जो है वो क्या है, सेंसरी लर्निंग से ज़्यादा सीखते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करके अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और ये किसने डेवलप किया था, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, कभी बार इनके एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि सेंसरी जो लर्निंग है वो कौन से मेथड जो है वो एम्फोसिस करता है। मारिया मॉन्टेसरी आपको पूछ लिया, प्ले वे मेथड, मतलब अदर्स जो है वो नाम आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो सेंसरी लर्निंग है वो मारिया मॉन्टेसरी मेथड के साथ रिलेट करती है। नेक्स्ट क्या है, विच एक्टिविटी इन अ को करिकुलर प्लानिंग इन्वॉल्व अ मूवमेंट एंड अ फिजिकल फिटनेस। सो मूवमेंट एंड फिजिकल फिटनेस के लिए हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स गेम, रनिंग, जंपिंग, एक्सरसाइज, आउटडोर गेम, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, एथलेटिक्स ये सारी चीज़ें जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेचुरल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज बाय द डेफ पीपल। सो नेचुरल अगर हम बात करें डेफ बच्चों के लिए तो साइन लैंग्वेज आती है। साइन लैंग्वेज इज द प्राइमरी नेचुरल कम्युनिकेशन, जिसकी अपनी साइन लैंग्वेज की ग्रामर भी है। ये भले ही यूनिवर्सल नहीं है बट फिर भी ये है क्या है, नेचुरल लैंग्वेज है डेफ बच्चों की, और उनकी जो है वो एक ग्रामर भी है। यूज बाय द डेफ पीपल,
यूटिलाइज इन द विजुअल मैनुअल मोबिलिटी, हैंड शेप, बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे यूज किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, कंप्लीट लैंग्वेज है, इसकी ओन यूनिक ग्रामर एंड सिंटेक्स है, इंडिपेंडेंट है। मीन्स ये नहीं है कि स्पोकन लैंग्वेज पर रिलाई करती है, नहीं, ये अपने आप में एक जो है वो पूरी लैंग्वेज है। तो ये जो है वो साइन लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज भी मतलब जैसे हम लोग यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज के भी 5 कंपोनेंट होते हैं जो मैं हमेशा बच्चों को करवाती हूँ। होल में होल में इसका जो है वो ट्रिक है, जिसमें 5 जो है वो कंपोनेंट होते हैं, जो कि हमें भी हमारे जो है वो टीचर्स ने बताए थे। हैंड शेप हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, लोकेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, एंड फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। ये पांचों चीजें जो है वो साइन लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को जब मैं करवाती हूँ साइन लैंग्वेज, तो बच्चे जो है वो, उनको ये सारी चीज़ें पहले मैं बताती हूँ कि क्या हैंडशेप है, कैसे ओरिएंटेशन होती है, कैसे इनकी मूवमेंट के होने से जो है वो साइन का पूरा मीनिंग चेंज होता है, हो जाता है। और फेशियल एक्सप्रेशन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो करवाई जाती हैं। जो साइन लैंग्वेज उनकी नेचुरल लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारा पार्ट सी। सो पार्ट सी में डिफरेंस पूछा गया था नीड बेस्ड एंड स्किल बेस्ड करिकुला में। सो क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है और विद एग्जांपल। यहाँ आप लोगों को जो है वो दिख रहा है, जो एआई की मदद से बनाई गई पिक्चर है, जिससे आप लोग जो है वो इजी से समझ जाएंगे। यस, होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। यस, सो नीड बेस्ड करिकुलम में किस में होता है फोकस, नीड में होता है, रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट की। और अगर आप स्किल में देखें तो स्किल में प्रैक्टिकल स्किल मीन्स कॉम्पिटेंसी, उसकी प्रोफिशेंसी पर होता है। और यहाँ फाउंडेशन नॉलेज इन द सब्जेक्ट, यहाँ फाउंडेशन नॉलेज बच्चों की बेस तैयार किया जाता है नीड में। और यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को, यहाँ एकेडमिक नॉलेज एंड एग्जाम और ग्रेड को ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ प्रेपरेशन फॉर जॉब एंड करियर के लिए जो है वो ध्यान में रखा जाता है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, लैंग्वेज डेवलप करना बच्चे की, साइंस सब्जेक्ट, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बट यहाँ स्किल बेस्ड में टेक्निक, टेक्नोलॉजी स्किल, लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सारी जो है वो हमारे पास स्किल बेस्ड करिकुलम आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन क्या था, करिकुलम रिक्वायर फॉर हेयरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। सो करिकुलम जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम एचआई वाले बच्चों का करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें कम्युनिकेशन, उनकी लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, ये क्यों, क्योंकि एचआई वाले बच्चों की कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज पर ही बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्टेड होती हैं। और इसीलिए हमें इंटेंसिवली जो है वो फोकस करना है लैंग्वेज स्किल पर, उनकी वोकेबलरी पर, सिंटैक्स इंप्रूव करना है बच्चों का, और इंक्लूड करना है साइन लैंग्वेज को भी। टोटल कम्युनिकेशन को यूज़ करना है, बच्चों की साइन एंड स्पीच दोनों ही यूज़ करें, ताकि बच्चों की जो है वो ज़्यादा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। नेक्स्ट, विजुअल सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड करनी है एक्सटेंसिवली। हमें विजुअल एड सच ए चार्ट, ड्रामा, पिक्चर, कैप्शनिंग, वीडियो, रिटन इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं पहुंच रही है, तो हमें दूसरी चीज़ों से हेल्प लेकर जो है वो बच्चों तक जो है वो हमें उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और जो लैंग्वेज है, वर्ड वोकेबलरी, उनकी जो है वो इन्हेंस करनी है। फिर क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना है कि हमें बच्चों को अकॉस्टिक ट्रीटमेंट हो, ठीक है, बच्चे जो है वो जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको कम करना है, ठीक है, टीचर की जो फेस है वो सही से क्लियर हो, लाइटिंग का प्रॉपर जो है वो वहाँ प्रबंध होना चाहिए, वो जब टीचर बात करें, और ब्लैक बोर्ड की और टीचर जब लिख रहा हो तब कोशिश करे कि बात ना करें। अगर बच्चे लिप रीडिंग कर रहे हैं, जो ऑडिटरी हैं, तो उनको लिए जो है वो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसीलिए टीचर जब कुछ भी बात करते हैं तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती हैं। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट भी बहुत इम्पैक्ट करता है।
असेसमेंट में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। एग्जामिनेशन ओरल ओरल एग्जामिनेशन, ये नहीं है कि बच्चों को अगर डेफ बच्चे हैं तो उनको बोलना है कि नहीं आप वाइवा है तो आप ओरल ही दोगे, नहीं, हमें जहाँ ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की वहाँ जो है वो करनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव रिटन टेक्स्ट हो, पिक्टोरियल हो, जहाँ एक्सटेंडेड टाइम हो, इवन साइन लैंग्वेज में भी उनको जो है वो उनकी टेस्ट की जो है वो सुविधा होनी चाहिए, ताकि बच्चों की हम उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है। तो वो चीज़ें जो है वो हमें देखनी है, जहाँ हिंदी में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इम्पोर्टेंट ऑफ अ करिकुलम अडेप्टेशन एट द प्राइमरी लेवल। सो प्राइमरी लेवल पे अगर हम अडेप्टेशन करते हैं तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये एक क्रूशियल होता है, ठीक है, अगर हम प्राइमरी लेवल पे करते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे जो है वो तब सीख रहे होते हैं, तो तब बेस उनका अगर अच्छा बनता है, अडेप्टेशन करके उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उनकी लर्निंग एंगेजमेंट मोटिवेशन सही से होगा, तो बच्चे अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प कर पाएंगे और ये उनके लॉन्ग टर्म तक जो है वो साथ में रहेगा। और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना है, एड्रेस करना है डाइवर्स लर्नर को, ठीक है, इंक्लूड करना है डिसेबिलिटी वाले, लैंग्वेज बैरियर वाले सारे बच्चे को, ताकि सारे एक साथ इनहैंस उनकी इंगेजमेंट हो, इम्प्रूव कर सके एकेडमिकली, सोशल, इमोशनली आउटकम जो है वो सभी बच्चों का लेकर आना है। तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी को, सभी बच्चे एक साथ जो है वो सीखते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस देयर एबिलिटी, बैकग्राउंड, कोई भी चीज़ हो। तो इम्प्रूव करता है लर्निंग आउटकम, टेलर करता है इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, हेल्प करता है स्टूडेंट के ओवरकम द लर्निंग बैरियर, जो जो लर्निंग बैरियर आते हैं उनको कम करता है और एजुकेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इन्हेंस करता है इंगेजमेंट एंड द मोटिवेशन। सो क्या होता है, रेलिवेंट मॉडिफिकेशन अगर होती है तो बच्चों की जो है वो मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है, तो वो बच्चे कॉन्फिडेंस फील करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। Next, address the diverse needs. So it accommodate a learner with a disability, English language learner, gifted student, सेम क्लासरूम। तो सभी बच्चों को हम एक ही क्लास में जो है वो चीज़ों को करवा सकते हैं। छोटे बच्चे हो, इतना ज़्यादा जो है वो उनको पता नहीं होता है, तो इसीलिए हमें प्राइमरी लेवल में अगर ये चीज़ें कर दी तो बच्चे में अपने आप जो है वो चीज़ों की, उनमें देखते देखते चीज़ें, अडेप्टेबिलिटी, क्या बच्चों के साथ कैसे इंगेज करना है, इम्पति, ये नहीं सिंपति नहीं दिखाएंगे, सभी के साथ एक साथ बिहेवियर करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो उनको सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नीड बेस्ड असेसमेंट इन द करिकुलर एक्टिविटी। तो क्या क्या एक्टिविटी होती हैं अगर हम नीड बेस करें, तो मेजरिंग द लर्निंग प्रोग्रेस। नीड में हम क्या करते हैं कि बच्चों की नीड को देख मेजर करते हैं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है, कहाँ तक जो है वो बच्चे प्रोग्रेस पहुंचा है, तो यहाँ हम मेजर करते हैं। फिर आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखते हैं और इम्प्रूव करते हैं टीचिंग मेथड। टीचर को भी पता चलता है कि मैंने इतना कराया, इतना समझ में आया, इतना नहीं आया, तो टीचर अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को जो है वो चेंज करता है, अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करता है, ताकि बच्चे की इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ मदरसे इन द एजुकेशन ऑफ अ यंग हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो मदरसे का क्या रोल है, मदरसे जो है वो उसको सेकंड नेम अगर बोले तो इन्फेंट डायरेक्टेड स्पीच भी बोला जाता है। मीन्स एक मदर जैसे अपने बच्चे के साथ बात करती है, उसी तरीके से एग्जेजरेट करके जो है वो हाई पिच, स्लो पेस्ड कम्युनिकेशन जो है वो किया जाता है। और ये क्रूशियल होता है यंग बच्चों के, एचआई वाले जो बच्चे होते हैं एज 0 से 18 मंथ तक, तो ये उनकी लैंग्वेज को अक्वायर करने में, लैंग्वेज को ग्रहण करने में और उनकी अटेंशन को लेने के लिए और इमोशनल बॉन्ड बनाता है, हेल्प करता है बच्चों को डिकोड करने के लिए लैंग्वेज को। और ये स्पीच के थ्रू, रेपिटेशन के थ्रू, क्लियर फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बच्चे जो है वो इजीली लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो है वो कर पाते हैं। मदरसे जो है वो एक तरीके से क्या है, एक एजुकेशन स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से एचआई वाले बच्चों के लिए यूज़ की जाती है और ये लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करता है। स्लो पेस पे होता है, रेपिटेशन देनी पड़ती है हमें, बार बार चीज़ों को वही चीज़ करवानी पड़ती हैं। वोकेबलरी फैसिलिटेट करता है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन करने में हेल्प करता है। अटेंशन ओरिएंटेशन होता है कि एग्जैजरेट किया जाता है नेचर, कैप्चर की जाती है अटेंशन बच्चे की। इंश्योर किया जाता है कि जो फोकस किया जाता है कि ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन बच्चा जो है वो फोकस रहे।
इमोशनल बॉन्ड बनाया जाता है कि इमोशनली रेगुलेट किया जाता है, पॉजिटिव वार्म इंटरेक्शन बच्चे के साथ, ताकि बच्चे को किसी तरीके का वो डर ना रहे कि हाँ ये क्या है। उसके साथ एक पोलाइटली स्मूथली जो है वो कन्वर्सेशन की जाती है। इसमें फैसिलिटेट किया जाता है सोशलाइजेशन के लिए, अर्ली इंटरेक्शन किया जाता है बच्चे के साथ, क्यूज दिए जाते हैं उनके कम्युनिकेशन को स्किल को बढ़ाने के लिए, और सोशल आइसोलेशन को रिड्यूस किया जाता है कि बच्चा अपने आप को अकेला फील ना करे, ये मदरसे टेक्निक की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास था यूडीएल। सो यूडीएल फ्रेमवर्क, वर्टिकल फ्रेमवर्क क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या है? यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग है। ये वन साइज फिट एट ऑल नहीं कहता है, ये कहता है कि बच्चों के लिए हम फ्लेक्सिबल तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। और कंसिडर थ्री मेन पिलर है। फर्स्ट है इंगेजमेंट, कि बच्चों को जो है वो क्या सिखाना है टू इनहेंस, क्यों इंगेज करना है। फर्स्ट है इंगेजमेंट। सो इंगेजमेंट मीन्स क्यों बच्चों को इंगेज करना है, तो वाई इनहेंस करना है बच्चों का इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन। इसके लिए हमें बच्चों को इंगेज करना है। रिप्रेजेंट, तो क्या, इसमें आप लोगों को वो पूछा जाता है क्या, क्यों, किसके साथ रिलेटेड है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। देन एक्शन एंड एक्सप्रेशन, कैसे उसको जो है वो क्या करेंगे हम, एक्शन और बच्चों की जो है वो रिस्पॉन्सेस किस तरीके से हम उनसे लेंगे। तो ये डिफरेंट तरीके का होना चाहिए, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, प्रोजेक्ट हो, वो सारी चीज़ें एक्शन एंड एक्सप्रेशन में हम लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बड़े क्वेश्चन है, जो कि 4 क्वेश्चन थे, बट उसमें से आप लोगों ने 2 ही करने थे, और मैंने बट चारों के आंसर आप लोगों को दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इनमें से ही कोई जो है वो आप लोगों से पूछा जा सके। तो फर्स्ट क्या था कि एक्सप्लेन करना था रोल ऑफ साइन लैंग्वेज एंड bilingualism in the deaf education, how do these related in inclusive education and the objective of our national education policy। सो रोल क्या है साइन लैंग्वेज का डेफ एजुकेशन में? तो हमें पता है कि साइन लैंग्वेज एक नेचुरल लैंग्वेज है, प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बच्चों के लिए जो डेफ बच्चे हैं, और इट हेल्प द अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड रिड्यूस करता है कम्युनिकेशन बैरियर। तो ये उन बच्चों के लिए, डेफ बच्चे के लिए उनकी एक एज अ मदर लैंग्वेज है, जैसे हमारे लिए हमारी मदर लैंग्वेज है, उनके लिए उनकी मदर लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है। इट इम्प्रूव करता है उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन, सपोर्ट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट थ्रू द विजुअल कम्युनिकेशन, प्रमोट करता है कॉन्फिडेंस एंड द आइडेंटिटी अमंग डेफ लर्नर। तो ये एक उनकी आइडेंटिटी भी शो करता है। नेक्स्ट बाइलिंगुअलिज्म का क्या रोल है डेफ एजुकेशन में? तो बाइलिंगुअल क्या होती है कि जहाँ हम दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करें। पहला कि हम स्पोकन लैंग्वेज या साथ में उनके साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो हम जो है वो बाइलिंगुअल, साइन लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो बाइलिंगुअल अप्रोच यूज़ करते हैं। तो ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को प्रोफिशेंटी इन बोथ विजुअल एंड वर्बल लैंग्वेज, क्योंकि हमें, अगर हम डेफ बच्चे साइन लैंग्वेज का अकेला यूज़ कर रहे हैं तो वो कनेक्ट कर पाते हैं अपनी कम्युनिटी मीन्स डेफ कम्युनिटी के साथ, बट अगर वो वर्बल यूज़ कर रहे हैं तो वो डेफ कम्युनिटी के साथ साथ वो क्या करते हैं, दूसरी कम्युनिटी मीन्स हम लोगों के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं, कि एक जो ऑडिटरी जहाँ वर्बल कम्युनिटी है जिसको हम कहें, तो उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि बच्चों को सोसाइटी के साथ जोड़ना है। तो सोसाइटी के साथ वो तभी जोड़ पाएंगे जब वो जो है वो वर्बल लैंग्वेज को, अपने आप को जो है वो सीखेंगे, वर्बल लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जब उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ों को, तभी जो है वो उनका, उनके साथ जो है वो बॉन्ड बन पाएगा। इन्हेंस करेंगे लिटरेसी स्किल, एकेडमिक अचीवमेंट, प्रोवाइड करेंगे एक्सेस टू मेन स्ट्रीम करिकुलम एंड द सोसाइटी, इनकरेज करेगा फ्लेक्सिबिलिटी इन द कम्युनिकेशन। तो यहाँ से जो है वो बच्चों को और सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है अगर वो बाइलिंगुअल अप्रोच का प्रयोग करते हैं तो। नेक्स्ट रिलेशनशिप इन टू द इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सभी बच्चों को, साइन लैंग्वेज एंड बायलिंगुअल का यूज़ किया जाता है, रिड्यूस होते हैं लर्निंग बैरियर्स, और सपोर्ट मिलती है डाइवर्स लर्निंग नीड्स को, एंड इनकरेज करते हैं पीयर इंटरेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन जो है वो होता है। नेक्स्ट जो है वो इसी के साथ दिया गया था कि एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या एम्फोसिस करती है।
यही है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन को इक्विटेबल एजुकेशन की बात करती है, और इवन साइन लैंग्वेज की भी बात फर्स्ट पॉलिसी है जो एनईपी 2020, जिसमें जो है वो साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की गई है। और ये भी कहा है कि जो मीन्स जो साइन लैंग्वेज में जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी बढ़ावा देना है, ये नहीं है कि उनको बंद करना है, जो उनको खत्म करना है, उन सारों को भी प्रमोट करना है और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ये साइन लैंग्वेज को प्रमोट की बात करते हैं। और डेवलप करनी एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल की भी बात करते हैं, और फोकस करते हैं मल्टीलिंगुअल मच सपोर्ट बायलिंगुअल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, टीचर ट्रेनिंग फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। एंड टेम क्या है, इंश्योर करना चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट रिसीव द क्वालिटी एजुकेशन, कि हमें क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करनी है। और कंक्लूजन अगर हम बात करें, जब भी आप बड़े क्वेश्चन लिखोगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है, ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सके। सो कंक्लूजन क्या है, साइन लैंग्वेज एंड बायलिंगुअल प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन, learning and inclusion for a deaf student. They align with the inclusive education principles, support the goal of NAP 2020, creating an equitable, accessible education system. सो साइन लैंग्वेज हो, बायलिंगुअल हो, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चे की कम्युनिकेशन में, उनकी लर्निंग में और इंक्लूजन में। तो इसीलिए जो है वो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हिंदी में मैंने दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, डिस्क्राइब द, इसलिए मैंने बोला फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट का बड़ा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ आप लोगों को, और इसमें एग्जाम्पल पूछी थी और कैसे जो है वो रेलेवेंस है को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, ये क्वेश्चन था। तो फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट ये क्या है हमारे पास, फॉर्मेटिव असेसमेंट कंटिन्यूज होती है, मीन्स ड्यूरिंग द क्लास, अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बीच बीच में अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं टीचर, तो वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होती हैं। अगर, और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब फाइनल हमारा जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जैसे अभी आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं, ये जो है वो आप लोगों का कोर्स ख़त्म होने वाला है और आपके फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो आप लोगों का समेटिव असेसमेंट होगा, योगात्मक असेसमेंट होगा। बट अगर क्लास के दौरान टीचर जब पढ़ा रहे होंगे, तब आपसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर आपसे कोई ना कोई रिटन हो गया, क्विज हो गया, डिफरेंट तरीके से, ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चनिंग के थ्रू ही या क्विज के थ्रू ही, डिफरेंट तरीके से टीचर जो है वो ले सकता है, जैसे क्विज हो, क्लासरूम डिस्कशन हो, किसी भी तरीके से। और जहाँ अगर हम बात करें समेटिव में योगात्मक से, तो वहाँ हमारे पास फाइनल एग्जाम होंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होंगे, और प्रोजेक्ट जो वर्क कंप्लीट किया जाता है वो सारे हमारे पास समेटिव असेसमेंट में आ जाता है। और कैसे जो है वो को करिकुलर, जो को करिकुलर एक्टिविटी कौन सी हो गई, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, फिजिकल हो गया, ड्राइंग हो गया, वो सारी चीज़ें जो है वो क्या है, को करिकुलर एक्टिविटी है। तो वो बच्चों की स्किल डेवलपमेंट करने में, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट में, मोटिवेशन में, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करती हैं। जहाँ भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग होती है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है, और इसमें मॉनिटर किया जाता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस में, और प्रोवाइड की जाती है फीडबैक। यहाँ इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं टीचर कि बच्चे को कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, और इसमें इम्प्रूव करने के चांसेस होते हैं कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने कुछ गलत आंसर दे दिया, जब मुझसे टीचर ने क्लास के दौरान पूछा, तो वहाँ मैं जो टीचर मुझे सही आंसर भी बता सकता है। बट अगर योगात्मक असेसमेंट आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ आपके इम्प्रूविंग के चांसेस नहीं होते हैं। वहाँ सिर्फ आपको रिजल्ट बताया जाता है कि जैसा आप पास है या फेल है, बट यहाँ जो है वो इम्प्रूव करने के चांसेस होते हैं। और ये जो है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, जहाँ जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल, ये भी मैंने इसकी भी वीडियो दी हुई है, आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, एवेल्युएशन की करिकुलम के अंतर्गत ही आता है, तो वहाँ मैंने ये करवाया हुआ है। और इसमें क्या है, क्लास टेस्ट, क्विज, ऑरल क्वेश्चंस, क्लासरूम डिस्कशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, सभी तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। समेटिव असेसमेंट एंड एट द एंड, ठीक है, लर्निंग प्रोजेक्ट, जब टर्म कोर्स खत्म होने के लास्ट में जो होता है, और इसका पर्पस होता है ओवरऑल अचीवमेंट क्या है। और ये फाइनल एग्जाम या टर्म एंड या बोर्ड एग्जामिनेशन या फाइनल प्रोजेक्ट, ये इसकी एग्जाम्पल है, ये याद रखना आपको।
पूछी जाती हैं एग्जाम्पल और इनकी कॉन्सेप्ट। रेलेवेंस कैसे है, को करिकुलर एक्टिविटी में स्पोर्ट्स, आर्ट, क्लब्स, इस तरीके की, तो वहाँ क्या करता है, स्किल डेवलप करने में, परफॉर्मेंस मेजर करने में बच्चे की पार्टिसिपेशन होती है। एक्टिविटी लाइक गेम्स, म्यूजिक, ड्रामा, उन सारी चीज़ों में बच्चे की मोटिवेशन बनी रहती है, इनकरेज करता है बच्चों को इम्प्रूव करने में, पार्टिसिपेशन में। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होती हैं, ओवरऑल ग्रोथ होती है, नॉट जस्ट एकेडमिक की नहीं, सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। और फीडबैक और इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलती है कि बच्चे जो है वो उसमें इम्प्रूव कर सकें। और कंक्लूजन अगर हम बात करें तो दोनों ही जरूरी है, ये नहीं हम कह सकते कि समेटिव अकेला जरूरी है या फॉर्मेटिव अकेला। बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट आर essentially फॉर evaluating द academic एंड को करिकुलम डेवलपमेंट, इंश्योर करता है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट एंड हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट। तो दोनों ही जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बच्चे की हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए और उसके जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए भी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन इंगेजमेंट। यूडीएल भी बहुत ज़रूरी है, यूडीएल की भी वीडियो बनी पड़ी है, आप लोग उसको देख सकते हो। यहाँ जो है वो किस तरीके से प्रिंसिपल जो डेवलप है इंक्लूसिव करिकुलम के, वो कैसे हेल्प करते हैं इंक्लूसिव को, वो हम देखेंगे। तो जहाँ हम देखें रिप्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट, एक्शन, एक्सप्रेशन यूडीएल के, तो यूडीएल हमने देखा रिप्रेजेंट में क्या रिप्रेजेंट करना है कि कंटेंट जो है वो विजुअली, ऑडिटरी, टेक्स्ट सभी में होना चाहिए, इमेजेस, वीडियो, इंटरेक्टिव एलिमेंट यूज करने हैं और इनहेंस करना है अंडरस्टैंडिंग फॉर द ऑल लर्नर्स, प्रोवाइड करनी है ऑनगोइंग फीडबैक, आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेटजी एंड असेसमेंट को एंड ग्रेट फ्यूचर लर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इंगेजमेंट कि वाई इंगेज ऑफ लर्निंग, सो इसमें क्या करना है, मेकिंग लर्निंग रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग, क्या क्योंकि बच्चे उसमें मोटिवेट रहें जब हम चीज़ें कर रहे हैं तो। और इंश्योर करना है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहे बच्चों की और बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाए। नेक्स्ट एक्शन एंड एक्सप्रेशन, कैसे ये चीज़ें रहेंगी बच्चों की जो हम लोगों ने देखने हैं कि लर्निंग जो है वो किस तरीके से हुई है, तो उनकी हम क्या कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट करवा सकते हैं नॉलेज डिफरेंट तरीके से, रिटनिंग, राइटिंग करके, स्पीकिंग करके या अदर एक्टिविटीज़ देकर। और यूज करना है असिस्टिव टेक्नोलॉजी अगर ज़रूरत है, सपोर्ट करना है डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी को, ठीक है। और ये रोल अगर हम बात करें कि इंक्लूसिव करिकुलम में, तो प्रोवाइड करता है इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों के लिए, रिमूव करता है बैरियर जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग में, और सपोर्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डाइवर्स नीड को, प्रमोटिंग द फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट, और इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन करने में सभी बच्चों की, डिसेबल वाले बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं। और इसका कंक्लूजन अगर हम देखें, अगर रिप्रेजेंटेशन है, एंगेजमेंट है, मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन है, तो ये इंक्लूसिव करिकुलम के लिए बहुत ज़रूरी है और ये इंश्योर करता है कि एजुकेशन जो है वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, फ्लेक्सिबल हो और मीनिंगफुल जो है वो सभी के लिए रहे। और आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है कि रिप्रेजेंट जो है वो क्या को वॉट को शो करता है, एंगेजमेंट वाई को शो करता है, ठीक है। और मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हाउ को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन उससे लास्ट ईयर में 2024 में पूछा गया था कि व्हाट जो है वो व्हाट किसको शो करता है, क्या वो रिप्रेजेंटेशन है, एंगेजमेंट है या एक्शन एंड एक्सप्रेशन है, इसीलिए मैंने इसको अभी फिर से बता दिया। ये हिंदी में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम, सो कौन से बेसिक प्रिंसिपल थे, और जस्टिफाई करना है नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल फॉर द स्पेशल एजुकेशन। सो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल हमें पता है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, ठीक है, बच्चे की नीड और इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी एबिलिटी को देखते हुए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्टेबल, एडजस्टेबल अकॉर्डिंग द डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट रेलेवेंस होना चाहिए और यूटिलिटी होना चाहिए, हमारा जो करिकुलम है वो रियल लाइफ सिचुएशन के लिए रेलेवेंस होना चाहिए, ताकि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं कुछ भी तो वो उनकी
सोसाइटी के साथ मैच करता होना चाहिए। ये ना हो कि बच्चे जो है उसको रिलेट नहीं कर पा रहे अपनी सोसाइटी के साथ, तो वहाँ जो है वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो नीड ऑफ द लर्नर भी ध्यान में रखनी है। और कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुक्स होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वो एक दूसरे में सीक्वेंस में होती हैं। वो कैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है वो होती जाती हैं। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंटीग्रेशन होना चाहिए। डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपीरियंस शुड बी कनेक्टेड फॉर द होलिस्टिक लर्निंग। एक दूसरे के साथ, जैसे कि इन ईवीएस है, ईवीएस का मैथ्स के साथ जो है वो बहुत कॉन्सेप्ट करवाते हैं टीचर्स। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक साथ इंटीग्रेट करती हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। इनहेंस ऑन लर्निंग बाय डूइंग रेदर देन रोड। सो हमें रोड लर्निंग नहीं करवानी कि बच्चे को ड्रिल की मदद से, जैसे बच्चे जो है वो बस उसको मेमोराइज कर रहे हैं, नहीं, बच्चे को एक्टिविटी की मदद से करवाना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाना है, वो मेन जरूरी है। नेक्स्ट, इसकी नीड टू अंडरस्टैंड दीज प्रिंसिपल। सो क्या ज़रूरत है इसकी कि स्पेशल एजुकेशन के साथ, तो ये क्या करता है, एड्रेस करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि क्या क्या डिफरेंस है बच्चे की, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी क्या नीड है। इंश्योर करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, सपोर्ट करता है इक्वल पार्टिसिपेशन को ऑल लर्नर इन द क्लासरूम, फैसिलिटेट करता है करिकुलम अडेप्टेशन को, प्रमोट करता है फंक्शनल एंड लाइफ स्किल, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, डेली लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी वाले बच्चे, मेन फोकस करें तो हम आईडी वाले बच्चों के लिए, तो वो भी जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है स्पेशल एजुकेशन के लिए। ये प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और इम्प्रूव करता है टीचिंग इफेक्टिवनेस, तो टीचर भी जो है वो सूटेबल स्ट्रेटजी है कि नहीं है, वो उसमें हेल्प करता है। इन्हेंस करने के लिए कि लर्निंग आउटकम को इन्हेंस करने के लिए कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, बच्चों की ओवरऑल डेवलप हो सके, उसको हेल्प करता है। अगर हम कंक्लूड करें ये वाले टॉपिकों के प्रिंसिपल किस तरीके से होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज असेंशियली स्पेशली फॉर अ स्पेशल एजुकेशन, इट हेल्प्स क्रिएट अ फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देते हैं, और लर्नर सेंटर होते हैं और मीट कर पाते हैं डाइवर्स लर्नर नीड्स को। तो इसलिए जो है वो सारे प्रिंसिपल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी में मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ तक हमारा जो है वो पेपर है वो सॉल्व हो गया है। और इसमें फिर भी अगर किसी का डाउट रह गया हो, तो आपने क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या करें, आप लोग अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाएं, ताकि उनको भी चीज़ें जो है वो समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हो रही हैं। सो थैंक यू सो मच।